एपिसोड 26 आदि, राधे और पारस दोस्त। फिर कुछ देर नहाने और खाना वगैरह खाने के बाद जब आदि अपने बेडरूम की तरफ बढ़ा तभी उसके कमरे की बेल बजी। हमम कौन आया है, मुझे डिस्टर्ब करने, चलो देख लेता हूं, इतना बोलकर दरवाजे की तरफ गया और दरवाजे को खोला। दरवाजे को खोलकर उसने जैसे ही देखा तो उसे एक लड़की खड़ी दिखी। वह बहुत सुंदर थी, स्वर्ग की अप्सरा से कम नहीं थी, यह बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। फिर आदित्य ने अपने दिमाग में कंट्रोल कर उस पर ध्यान हटाया और उससे पूछा, हाँ बोलो। वह बोलती है, सर हमारे डिपार्टमेंट की एक वर्कर हूं और आपको मेरे साथ चलना होगा, आपको वहां पर जाकर कुछ जरूरी फॉर्म फिल करने होंगे। फिर इतना कहकर आदित्य को वह वहां से ले जाती है। फिर कुछ देर चलने के बाद वह एक बड़े से ऑफिस में पहुंचते हैं। वह बाहर से पूरा खंडहर लग रहा था। फिर जैसे ही आदित्य उसके अंदर गया उसका सर चकराने लगा, क्योंकि बाहर सूरज की रोशनी में जब उसने 3 पेड़ों के आगे मैंने उस खंडहर को देखा था तो उसे लगा था कि वह कोई पुरानी कोठी होगी जो अब नष्ट हो गई होंगे। जैसे ही उसने अंदर का नजारा देखा था वह हैरान हो गया था, क्योंकि अंदर से वह उसके पुराने ऑफिस की तरह ही फिर आधी आधी नहीं था, क्योंकि वह एस का ऑफिस था। इस दुनिया में सिर्फ एक ही ब्रांच थी, वह भी बहुत सीक्रेट से यहाँ रहते थे। कोई 5 वॉरियर ही वहाँ काम करते थे जो उसी धरती से लिए जाते थे, लेकिन उनसे पहले उधर एक असली कमांडो आया था, जैसे कि अब आदि आया है, लेकिन उस कमांडो की इसी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। फिर आदि ने वहां पर एक कमरे में जाकर कुछ फॉर्म वगैरह भी लिखे। फिर उसको उस धरती में रहने के लिए बहुत से हथियार और भी बहुत कुछ मिला, और इस बार यह भी बता दिया गया था कि वह चाहे तो कुछ टाइम छुट्टी लेकर डिपार्टमेंट में भी जा सकता है और डिपार्टमेंटल स्टोर से सस्ते में बहुत अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स ले सकता है। ये बात सुनकर आदि ने 2 दिन के बाद वहां जाने का सोचा। फिर 2 दिन अपना सामान छुपा देने के बाद वह टेलीपोर्टर से पोर्ट होकर अपने डिपार्टमेंट पहुंच गया और अपने डिपार्टमेंट में बने एक कमरे में चला गया। फिर उसने कुछ देर वह आराम किया। फिर उसके कमरे में किसी की दस्तक हुई। फिर जैसे ही उसने दरवाजा खोला वह बहुत ज्यादा खुश हो गया। उसने कहा, राधे और पारस, तुम दोनों। असल में वह दोनों उसके दोस्त थे। वह उस समय उसके दोस्त बने थे जब उसने 3 साल की ट्रेनिंग ली थी। फिर उसने दोनों को कमरे के अंदर बुलाया। फिर कुछ देर बात करने के बाद आदि ने कहा, वैसे मैंने सुना डिपार्टमेंटल स्टोर में सेल चल रही है और कुछ है मस्त चीजें भी आई है। राधे बोलता है, भाई तूने बिल्कुल सही सुना है, और वहां के ऑक्शन हाउस, मतलब जहां पर नीलामी होती है, वहां पर आजकल बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक्स आई है। अरे उसमें नागालैंड से लाई हुई बुलेट की भी तकनीक है जो 9 लेवल की है। कुछ देर बात करने के बाद वह तीनों ऑक्शन हाउस चले जाते हैं और वहां से कम कीमत पर बहुत अच्छे अच्छे हथियार ले लेते हैं। फिर आदित्य रास्ते में चलते हुए कहता है, अरे ये तो हमने सस्ते में ले लिया, पर लेकिन यह ऐसी चीजें हैं जो पहले से इस्तेमाल हुई है। उसकी बात पर दोनों हाँ करते हैं। फिर बोलते हैं, तो फिर देर किस बात की, चलो ना अपने डिपार्टमेंटल स्टोर चलते हैं, वहां पर सारी नई चीजें आई है, वह भी बस हमारे लिए, जैसे आर्मी वालों के लिए कैंटीन का सामान आता है। फिर इतना बोलकर वह वहां चले जाते हैं। फिर वहां पर एक आर्मरी में पहुंचकर पहले तो बहुत सारे हथियार ले लेते हैं। आदित्य की बारी आए। अब उसने एक डिटेक्टर लिया जिससे हम किसी भी ग्रह की मिट्टी डालें और फिर वहां पर रहने वाले जीवों को उसमें देखें तो हमें पता चल जाता है कि वह इस धरती का है या किसी और धरती का। अब उसे ये भी पता चल चुका था कि वह जिस ग्रह पर है वाइटल, उसमें हजारों सालों से जिनका खौफ है वह असल में राक्षस नहीं बल्कि एलियन है। फिर आदि वहां से एक स्टोरेक्स लेता है और उसे अपनी घड़ी में चिपका लेता है। स्टोरेक्स कुछ और नहीं बल्कि एक ऐसा ट्रांसपेरेंट ग्लास था जिसमें हम 50 करोड़ किलो तक का कोई भी डाल सकते थे और उसमें समय रुका रहता था, जिससे उसमें डाली कोई भी चीज खराब नहीं होती और वह अपने मालिक के टच से ही खुलता। ये बहुत ज्यादा यूनिक की थी। दुनिया में इस जाति बस 50 ही बनी थी, पर यह आदित्य के लिए खास एक जनरल ने रखी थी ताकि उसकी मदद हो सके। आदि उसके लिए खास बन गया था। फिर और भी बहुत कुछ लेने के बाद तीनों दोस्त उस जगह से चले गए और एक जगह पर जाकर उन सभी ने खाना खाया और खाना खाने के बाद ड्रिंक की और फिर तीनों आदि के कमरे में ही सोने चले गए। फिर वहां जाकर सो गए। सुबह जैसे ही उठे वह आदित्य से पूछने लगे, वैसे तू किस मिशन पर है? वाइटल प्लेनेट की मिशन में। आदित्य ने उनकी बात का जवाब देते हुए कहा। फिर कुछ देर आदि से बात करने के बाद में पता चल गया कि वह अब कुछ देर में वहां जाने वाला है। फिर वह कुछ देर के बाद वहां चले जाता है और उसके प्लेनेट पर पहुंचते ही उसे चीफ मिल जाता है और फिर वह फिर से उससे चिपकने लगता है। तब का सेंस बचता है और फिर उसे एक बहुत बड़ा राज पता चल जाता है। जब चीफ ने उससे पूछा था वह कहाँ गया था, तब वह झूठ बोलता है कि मैं घूमने फिरने गया था। उसकी बात सुनकर ठीक है उसको होटल में छोड़कर वहां से निकल जाता है। एपिसोड 27 आदित्य का मिशन हुआ कंप्लीट। आदि मन में बोलता है, अब तो कुछ भी करके इन्हें खत्म करने के लिए एक अच्छा सा प्लान बनाना होगा।
फिर कुछ दिन और मिशन करने के बाद एक दिन शाम के समय वहां का चीफ आदित्य से मिलने आता है और कुछ देर उससे इधर उधर की बात करने के बाद वह बोलता है कि सरकार कुछ दिन बाद मतलब 2 हफ्ते बाद हमारे वर्ल्ड की सेरेमनी है, यह एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा, इसमें आप चीफ गेस्ट हो। उसकी हर बात सुन आदि को उस पर ज्यादा से ज्यादा शक होता था, फिर उसकी बात पर हाँ कर वह बोलता है मैं जरूर आऊंगा, मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा। चीफ बोलता है फिर वह आज वहां से चले जाते हैं। फिर आदि बोलता है कुछ तो झोल चल रहा है, पता तो करना ही पड़ेगा। फिर वह सोचता है जिस मिशन के बारे में मैंने सोचा है उसे अब कंटिन्यू करने का समय आ गया है, उसे मैंने रोक दिया था पर लेकिन यह नहीं मानेंगे, इनका इलाज करना पड़ेगा। फिर वह रास्ते में चलते हुए अपनी दिशा बदलता है और उड़ने लगता है और एलियनों के सबसे खतरनाक इलाके के पहाड़गंज की तरफ बढ़ने लगता है। उस दुनिया के लोग मानते थे कि उस जगह पर शैतान रहता है जो उन सभी राक्षसों का राजा है, ये बात आदि को पता थी। लोग ये भी बोलते थे कि वहां शैतान रहता है जो अब बुझ चुका है, मतलब उसकी प्यास बुझ चुकी है। लेकिन आदि को ये लगने लगा था कि वह जो शैतान नाम से प्रसिद्ध है वह कोई एलियन है जो इस धरती का सारा सोर्स इकट्ठा कर रहा है और वहां साथ नहीं हुआ है, बल्कि कुछ समय बाद ही वह इस धरती को खत्म कर देगा, क्योंकि यह बात आदित्य ने भी नोटिस की जब से वह इस प्लेनेट आया है। दिन प्रतिदिन उसकी सुंदरता कम होती जा रही है, उस प्लानेट के हरियाली धीरे धीरे कम हो रही है। फिर कुछ देर में वह पहाड़गंज के इलाके में बहुत ज्यादा है, वहां पर एक बहुत बड़ी गुफा बनी थी, सिर्फ गुफा के अंदर ही अंधेरा था, बाकी सारी जगह चमक रही थी पर लेकिन कोई सोने हीरे वगैरह से नहीं, वह इस वजह से चमक रही थी क्योंकि उसके अंदर पर्पल कलर की, पिंक कलर और हरे कलर की रोशनी चमक रही थी और उसमें आग की मसाले लगी हुई थी। आदित्य को समझ आ जाता है ये बताने के लिए लगाई है ताकि लोगों को यही लगे यहाँ सच में एक शैतान रहता है। फिर आदि झट से जाता है उस गुफा के अंदर और फिर उस गुफा में चलने लगता है। उस गुफा के अंदर उसकी शक्तियां अच्छे से काम नहीं कर रही थी, यहाँ तो बस उसकी सेंसर वाली शक्ति ही काम कर रही थी। फिर वह आगे की ओर बढ़ता रहता है। फिर कुछ आगे चलकर वह जो मंजर देखता है वह उससे हैरान और दंग दोनों रह जाता है, क्योंकि अभी वह ऐसी जगह खड़ा था जहां के सामने देखने पर उसके आगे एक बहुत बड़ा, इसी बाइक के हेलमेट की तरह सर रखा था। वह एक बहुत बड़ा सर की तरह का ढांचा था और उसके आसपास करोड़ों की संख्या में एलियन उस जगह पर काम कर रहे थे। अब आदित्य को सब समझ आ गया, वह उस प्लेनेट से वहां का पावर सोर्स ही चुराने आए थे। तभी वहां पर एक आदमी आता है और बोलता है जल्दी जल्दी चलो, जल्दी हाथ चलाओ, जल्दी जल्दी काम करो, सेरेमनी से पहले ही हमें यहाँ का सारा सोर्स चुराना है और जब सेरेमनी में वह 1% रहेगा तब हम इस धरती पर ब्लास्ट करके इसे खत्म कर देंगे और सारा का सारा पावर ले जा पाएंगे और फिर हम अमीर बन जाएंगे। और वैसे भी चीफ ने हमें बोल दिया है कि 40% तो हमारा ही होगा, बाकी का 60% उनका। फिर वह बोलता है जब चीफ के साथ सेरेमनी में बाकी के सारे ओनर बैठे होंगे तब हम सारी पावर चुरा करके उन सभी को भी खत्म कर देंगे। फिर उनकी हर बात सुन आदि खौफ में आ गया, अब तो वह इतने सारे लोगों से लड़ भी नहीं सकता था। फिर वह चुपचाप ही वहां से निकल जाता है और अपने होटल में वापस जाकर सोचने लगता है अब कैसे बताऊं इन वाइटल वालों को, इनकी जान और धरती खतरे में है। फिर कुछ दिनों बाद जब सेरेमनी को शुरू होने के लिए कुछ ही समय बचा था तभी आदित्य वहां पर बैठे चीफ के साथ बोलता है अरे मुझे तो आज जरूरी काम है, मैं आता हूं। चीफ उसकी बात से बोलता है कहाँ चले आप, सेरेमनी अब शुरू हो चुकी है, अब आपका यहां से ऐसे जाना अच्छा नहीं होगा। आदित्य उसकी एक ही बात सुने बिना ही निकल जाता है और कुछ ही देर में उस गुफा के अंदर पहुंच जाता है और जोर से चिल्लाते हुए बोलता है रुक जाओ, इस प्लांट में अब कोई भी नहीं ले सकता, तू कौन होता है हमें इस प्लांट में शक्ति डालने से रोकने वाला। मैं आदित्य तभी वहां पर खड़े जो आदमी कहते हैं अच्छा तो तू है एसएसएस का कमांडो, कोई बात नहीं, मेरे पुराने साथी को भी हमने ही खत्म कर दिया था। तभी आदित्य के पीछे से बहुत सारे स्पेसशिप निकलते हैं और कुछ ही देर में उनकी शक्तियां बांध कर कहते हैं खबरदार जो कोई भी यहां से हिला, स्पेस पेट्रोल ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। ये बात सुनकर वहां पर मौजूद सभी लुटेरे डर चुके थे। फिर कुछ देर बाद आदित्य ऑफिसर से बात करता है और सेरेमनी में चलने को बोलता है। फिर वह दोनों चुपचाप चले जाते हैं। कुछ देर में वह चीफ के सामने खड़े होते हैं। फिर उसके सामने गुस्से में आदि जोर से बोलता है सोनिक पंच। फिर उसके हाथ से एक नीली रोशनी निकलती है और चीफ दूर जा गिरता है, फिर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर चीफ गुस्से से आदि को देखते हुए बोलता है तुझे मेरे बारे में कैसे पता, और सबसे बड़ा सवाल ये कि तुझे एलियनों के बारे में कैसे पता। तब आदि उसको थप्पड़ मारता है, फिर बोलता है जिस दिन तुम तीनों मीटिंग कर रहे थे पीएफ एक चीफ 2 थी, वो 3 तेरे आदमियों ने मुझे किडनैप किया था, उन्हें लगा मर चुका होगा लेकिन मैं जिंदा था और मैं अपने सुपरविजन से तुम्हें देख रहा था और तुम्हारी हर बातें सुन रहा था। तब तो मुझे यह नहीं लगा कि तू भी उनके साथ होगा क्योंकि तूने मास्क लगाया था, पर लेकिन ये पता चल गया था कि राक्षस की जगह इस धरती पर एलियन रहते हैं। फिर दूसरी बार मुझे तेरे बारे में तब पता चला जब मैं अपने डिपार्टमेंटल स्टोर से आया और मैंने एक डिटेक्टर खरीदा, पर लेकिन मैंने उसको वापस कर नया डिटेक्टर, जिससे फिर जैसे ही मैं तेरे सामने पहुंचा मुझे सेंसर के वाइब्रेट होने से पता चल गया कि तू एक एलियन है। यह बातें सुनकर चीफ अपने ऊपर ही शर्मा रही थी। जब बाद में मुझे तुम्हारे इस घटिया प्लान के बारे में पता चला मैंने स्पेस पेट्रोल को इसकी सूचना दे दी थी और फिर पेट्रोल वाले अब तुम्हारे सामने हैं, अब तुम
पर तो मुझे वैसे भी पहले से ही सकता। फिर कुछ देर और उसे शर्म दिलाने के बाद आदित्य वहां से निकलता है और अपने होटल से अपना सारा सामान लाता है, पर तभी उसे वहां के बाकी के ओनर रोक लेते हैं और उसका शुक्रिया अदा करके उसे अवार्ड देकर वहां से भेजते हैं कि वह अपने उसे डिपार्टमेंट में पहुंच जाता है जहां वह टेलीपोर्ट होकर पहले पहुंचा था। फिर वहां पर वह कुछ फॉर्म भरता है, फिर उसे मिशन कंप्लीट करने के पैसे मिलते हैं और फिर वह वहां से चला जाता है और अपनी एक रूम में टेलीपोर्ट होकर वापस एजेंसी पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचते ही बहुत से लोग उसका स्वागत करते हैं और बोलते हैं मुबारक हो, आपने तो 2 महीने के अंदर ही 3 साल चलने वाला मिशन कंप्लीट कर लिया। फिर वह एजेंसी में बने अपने ऑफिस की ब्रांच में चला जाता है। आपको लग रहा होगा ये कोई ऐसा ऑफिस है जैसे सबके नॉर्मल ही होते हैं, पर वह वैसा नहीं, बल्कि एक बड़ा ऑफिस था जहां पर दीवारों में पूरी जगह एलईडी स्क्रीन लगे हुए थे और वह पूरे के पूरे यूनिवर्स का इमेज चल रहा था और उन्हीं जगहों से सभी को मिशन असाइन होते थे। एपिसोड 28 आदित्य या फिर अभिमन्यु। इस कहानी के पिछले भाग में आपने पढ़ा कि बिना पर्याप्त शक्ति के भी अपने दिमाग से भी किसी को भी खत्म कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। फिर आदित्य अपनी एजेंसी में अगले मिशन के लिए तैयारी करने लगता है। फिर वह मिशन रूम में पहुंचकर और बोलता है प्लीज सेंड मी न्यू मिशन। फिर उस समय उसके सामने एक आदमी आता है और वह बोलता है सारे के सारे मिशन तो पहले ही जा चुके हैं, 500 सीटें थी, अब तो सभी भर चुकी है, पर फिर भी तुम स्पिन मार कर देख लो, क्या पता तुम्हें कोई मिशन साइन हो जाए जो अपडेट होकर हमारे लिए आया हो। उसके बोलने पर आदित्य एक चक्कर मार देता है। फिर उसे आवाज आती है कांग्रेचुलेशन, आपको नया मिशन मिलता है। आपका प्लानेट है अर्थ जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी पर स्थित है। यहाँ पर आपको सम्राट को खत्म करना होगा और उसके राज्य को भी। इसकी कंप्लेंट हमसे मांडो राजा ने की थी और अब इसमें आपको भी जाना होगा। इस मिशन में आपके टाइम की कोई अवधि नहीं है, आप इसमें उम्र भर रह सकते हैं और आपको एक नया टाइटल भी मिलेगा जो होगा XXX। अगर आप टास्क कंप्लीट करते हैं तब आपका नाम वह आप अपने मुताबिक रख सकते हैं। अभी आपको रवाना होगा 2 घंटे में। इतना कर आदि भी तैयारी करने लगता है और वह टेलीपोर्टर पर जाता है, उन बटन दबाकर टेलीपोर्ट होता है और एक झटके में सफेद रोशनी के साथ वह एक बंजर पड़ी वीरान खेत में गिरता है और बोलता है थू थू थू, बहुत खुश हो रहे होंगे सारे मुझे यहाँ भेजकर। पिछले प्लेनेट इस पर मेरी कितनी इज्जत थी, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं। इतना बोल वह देखता है ये धरती सेम उसकी धरती की तरह है लेकिन किसी और गैलेक्सी में। फिर उसे एक और चीज याद आती है, जब उसे भयानक सपने आते थे तब उसने अपने सपने में भी यही जगह देखी थी और इसी को महसूस किया था। फिर वह बोलता है अरे इस जगह पर कोई सम्राट होगा स्वरों का सम्राट। फिर वह आगे की ओर बढ़ने लगता है। लगातार 1 दिन तक चलने के बाद भी वह किसी भी जगह नहीं पहुंचता। फिर वह बोलता है मेरा काट दिया, अभी दूसरे मिशन में ही काट दिया, मैं क्या कर सकता हूं। ठहरा तो एक शरीफ सा सब मेरा उठाने का सोचते हैं फायदा। फिर वह आगे की ओर चलना कंटिन्यू रखता है। फिर वहां के चलता रहता है कि तभी उसे एक राज्य की सीमा दिखती है। फिर वह कहता है अरे बोलो पहुंच तो गया, बड़ी जल्दी पहुंचाया। बोलते हैं सबसे ताकतवर एजेंसी है ये तो कुछ भी नहीं है, मुझे सीधा राज्य के अंदर पहुंचाना चाहिए था। इतना बोल रहा राज्य की सीमा के अंदर जाने लगता है कि तभी 2 सैनिक उसे रोककर करते हैं मूर्ख, अपना पहचान पत्र दिखा, वह तो नहीं है। और फिर सैनिक बोलते हैं तो तुझे क्या महान सम्राट की आती गाड़ी भी नहीं देखी, माफ करना मैं यहाँ पर नया हूँ। कि तभी वह उसे धक्का देकर हटाते हैं और बोलते हैं साइड हो, गाड़ी आ रही है। कि कभी आदित्य देखता है एक बहुत बड़ी और खतरनाक गाड़ी और सीमा के अंदर जा रही है, ये सम्राट गाड़ी है। फिर वह वहां पर खड़े एक आदमी से पूछता है इस सम्राट का नाम क्या है। अरे तुम इसका नाम नहीं जानते कि बहुत ज्यादा पापी है और 300 साल से जीवित है। इसका नाम एक नहीं बल्कि 2 है, पहले वाला नाम तो अब ये किसी को नहीं बताता, पर इसका दूसरा नाम अभिजीत है। बोलते हैं इसने अभी को मार यह नाम जीता है। फिर उसके जाते ही आदि फिर से अंदर घुसने की कोशिश करता है पर नहीं जा पाता। कि तभी सेनापति आता है जिसके आते ही सभी लोग उसके सामने झुक जाते हैं। तब वह पूछता है तो क्यों नहीं आने दे रही हो अंदर। तो वह बोलते हैं मालिक उसके पास ना कोई पहचान पत्र है और कोई संदेश या फिर हमारी मोहर भी नहीं और हम पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। तब आदि बोलता है अगर तुम मुझे अंदर जाने नहीं दोगे तुम ही से तुम्हारे पूरे राज्य को खत्म कर दूंगा। उसकी बात सुनकर सभी हंसने लगे। तब उसने कहा मैं तुम्हारे सम्राट को मार डालूंगा और फिर कुत्तों को खिला लूंगा, फिर उसके बाद तुम्हें भी मार मार के तुम्हारा भरता बना दूंगा। तब सेनापति को बहुत गुस्सा आया, उसने कहा जिसने हमें एक नया जन्म दिया तू उसको मारेगा। अभी आदि अपना हाथ आगे करता है और अपनी शक्ति बाहर निकालने लगता है, पर यह क्या उसके हाथ से तो शक्ति ही नहीं निकल रही थी। सेनापति अपनी छड़ी से उसके सर पर वार करता है और उसके वार के लगते ही आदि बहुत दूर जाकर गिरता है। उसे बहुत ज्यादा चोट भी आ रही थी। वह बोलता है ये क्या हुआ। कि तभी उसके सामने एक काले रंग की छाया प्रकट होती है और वह बोलती है उसकी आज्ञा के बिना तुम यहाँ पर अपनी कोई भी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकते, पर लेकिन अगर मैं तुम्हें इस्तेमाल करने की इजाजत दूं तो तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा जो ये ताबीज है वह भी इसी धरती का है। कौन कौन है, घबराओ नहीं, मैं वही हूँ। पिछले जन्म में तुम्हारा गुरु था मेरा गुरु। मेरा पिछला जन्म नाम की भी कोई चीज होती है। पिछले जन्म में तुम इस राज्य के राजा थे होने वाले, परंतु तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हें मार दिया और इस वजह से तुम्हारा जन्म पृथ्वी पर हुआ। इतना बोलकर बताया। उसके सर में एक मुक्का मारती है और वह दूर जाकर आता है और कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है।
फिर जब वह जागता है अब उसे अपने पिछले जन्म की याद आ जाती है, तब काली छाया उसके सामने प्रकट हो जाती है। मेरे पिछले जन्म का नाम अभिमन्यु था, मुझे इतनी आसानी से पता चल गया कैसे? क्योंकि तुम्हारा गुरु मैं हूँ, काली छाया बोलती है। परंतु आप हैं कौन? आपका नाम क्या है? मैं अपना नाम नहीं ले सकता वरना वह मुझे भी खत्म कर देगा, पर लेकिन ये जान लो मैं एक देव की आत्मा भी हूँ और तुम्हारा गुरु भी, और तुम्हारा यहाँ मिशन कंप्लीट करवाने में मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, बदले में तुम्हें भी मेरे काम करने ही पड़ेंगे। जी मुझे मंजूर है, आदि कहता है और खड़ा हो जाता है और अपने कपड़े झाड़कर काले साए को देखने लगता है। एपिसोड 29 आदित्य और लोकेशन स्वामी। फिर वह काला साया आदि से बोलता है, मैं तुम्हें अनुमति दे दूंगा इस धरती में ताबीज की शक्ति इस्तेमाल करने की। उसकी बात को सुनकर आदि भी हंसते हुए कहता है, आपको लग रहा होगा कि मेरे पास बस ये ताबीज की शक्तियां हैं, परंतु ये बात पूरी तरह से गलत है। मैं एक सुपर सोल्जर एजेंसी का सोल्जर हूं और मेरे पास इस ताबीज से भी ज्यादा तो अपनी नॉर्मल शक्तियां हैं जो मुझे मेरी एजेंसी वालों ने दी है। मैं आपको इसका एक नमूना भी दिखाता हूं। इतना बोला दी अपने हाथ पीछे करता है और उसके हाथ में लेजर पावर आने लगती है। फिर जैसे ही वह उस लेजर को काले साए पर फेंकता है उसके पीछे एक छेद हो जाता है और काला साया डगमगा जाता है। वह खाता है, अद्भुत, तुम्हारे पास इतनी ज्यादा शक्तियां तो तुमने इनका इस्तेमाल पहले क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे इस धरती के बारे में सब कुछ पता है, मुझे ये भी पता है कि मैं पिछले जन्म में अभिमन्यु था। वह कैसे? काला साया पूछ लेता है। इसके पीछे बहुत ही वजह है और मेरे घर से निकलने के पीछे भी यही वजह है, वरना मैं अभी इधर नहीं होता, अपनी धरती पर ही होता। क्योंकि जब भी मैं रात को सोता था तो मुझे इसी धरती के सपने आते थे और इसी वजह से मेरे घर वाले भी मुझे पागल समझा पड़े थे। मेरे घर से निकलने के पीछे ये भी एक बहुत बड़ा कारण था, पर लेकिन मेरे पास शक्तियां थी जिनकी मदद लेकर मैं एजेंसी ज्वाइन कर पाया और आज आपके सामने खड़ा हूं। और रही बात की मैंने उसे में जब मुझे वह राजा और उसके सैनिक दिखे तब मैंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि अगर मैं अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल करता तो वह डर जाते हैं। मेरे बड़े भाई देव को भी मेरे बारे में पता चल सकता था। वैसे फिलहाल अभी देव कहाँ पर है? वह तो दुनिया को जीतने निकल चुका है, उसने बहुत सी दुनियाएं जीत भी ली है। उसकी शक्ति इतनी ज्यादा हो चुकी है कि वह यूनिवर्स के सबसे ग्रेट टॉप 300 वॉरियर में से किसी एक को भी बहुत आराम से मार सकता है, और तुम तो शायद टॉप 1 लाख में भी ना आते। फिर आदित्य बोलता है, मुझे उसे हराने के लिए सबसे पहले उसकी जहां तक जड़ें फैली हुई हैं उन जड़ों को काटना होगा, और उसकी शुरुआत मैं मेरी पुरानी प्रेमिका और उस सम्राट से ही करूंगा। इसमें बहुत ज्यादा खतरा है, इन दोनों के पास ही बहुत ज्यादा खतरनाक सीना है, और तुम्हारी शक्ति तो इतनी भी नहीं कि तुम इनमें से किसी एक को अकेले हरा सके। किसने कहा आपसे? गुरुदेव, मेरी शक्ति के बारे में किसी को भी नहीं पता। आपको लग रहा होगा कि धरती पर मुझे बस ये लोकेट ही मिला था, परंतु इसके मिलने के 2 साल बाद ही मुझे उसे धरती पर भी एक शक्ति मिली थी, और वह शक्ति मेरे सोनिक नाम से जानी जाती है। हाँ, ये बात भी आप सच बोल रहे हैं, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी सेना है, परंतु मेरे पास कोई राज्य भी नहीं। अगर होता तो मैं वहीं पर मनुष्य को इकट्ठा कर अपनी एक सेना बना देता। तब काला साया कुछ सोचते हुए बोलता है, शायद है तुम्हारे पास भी एक राज्य, क्योंकि इस धरती में राजा के अगर 2 पुत्र होते हैं तो उन दोनों को ही बराबर राज्य मिलता है, क्योंकि यह इस धरती के बनने के समय पर ही निर्धारित हो गया था। परंतु तुम्हें जो राज्य मिला है वह काला साया बार बार रुक रुक कर बोल रहा था। वह बोलता है, एक खंडहर है और तुम्हारा पुराना राजमहल भी वहीं पर है। फिर आदि खुश होते हुए कहता है, चलो राज्य तो है, राज्य के लिए प्रजा भी तो चाहिए, उसकी चिंता तो मत लो। वैसे भी सम्राट और पुरानी प्रेमिका के पास जो राज्य है उनके लोगों से जरा भी खुश नहीं है। इसी बीच अगर तुम अपने राज्य को खड़ा कर दो तो तुम्हारे राज्य में वह लोग आ सकते हैं, परंतु बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। फिर आदित्य काले साए से बोलता है, मैं मेहनत करने को तैयार हूं, और वैसे भी मेरी मदद के लिए मेरी एजेंसी वाले हैं। मेरा 50,000 कमांडोज का स्टाफ है और उन्हें मेरा हर काम मानना होता है। तो क्या हम उस राज्य की तरफ चल सकते हैं? कहाँ चलोगे? यही तो है तुम्हारा राज्य जहां तुम खड़े हो। तुम इतनी दूर आकर गिरे थे, तुम्हें पता ही नहीं चला क्या? तुम 800 किलोमीटर दूर आ चुके हो और तुम्हारा राज्य सिर्फ 1000 किलोमीटर के दायरे में आता है। तुम्हें इसको अपने पड़ोसी देशों से युद्ध करके जीतना होगा और बढ़ाना होगा, जो बहुत मुश्किल काम है, परंतु तुम अभी पहले रहने वाले लोगों को तो लाओ। फिर आदि साए से बोलता है, वैसे मेरे पिताजी का जो पुराना महल था वह कहाँ पर है? वह तो खंडहर हो चुका है, पर अगर तुम्हारी उसे देखने की इच्छा है तो मैं तुम्हें ले चलता हूँ, वहां से 100 किलोमीटर आगे है। फिर इतना बोल साया आदि को पकड़ता है और वहां से गायब हो जाता है। कुछ समय के बाद साया आदि को लेकर एक बहुत बड़े खंडहर हो चुके महल के सामने लाता है। वह महल इतना बड़ा था जितना कि उसके पड़ोसी राज्यों का भी नहीं था, परंतु उसके राज्यों ने वहां पर लूटपाट कर ली थी। और इस प्लेनेट पर आने के पीछे भी एसएस को आदि ने खुद ही कहा था, इसी वजह से उसे वहां पर रहने की कोई टाइम लिमिट भी नहीं मिली, ना ही कोई मिशन कंप्लीट करने का भी ज्यादा झंझट मिला था, क्योंकि एजेंसी वालों को भी पता था कि आदि कौन है। फिर वह दोनों राजमहल के अंदर जाते हैं। अंदर जाकर देखते हैं कि वह बहुत सी जगह से टूट चुका था, उधर पर मकड़ियों के जाले भी बहुत ज्यादा संख्या में थे। फिर काला साया इसे देख आदित्य से कहता है, मुझे नहीं लगता कि यह महल कभी भी ठीक हो पाएगा। अरे हो जाएगा, आदि बोलता है। इतना बोलकर वह अपने डिवाइस को अपनी जेब से बाहर निकालता है। फिर वह बोलता है, अब मेरा दोस्त लोकेशन स्वामी यहाँ पर काम आएगा, क्योंकि मैं एक बहुत ज्यादा खतरनाक कमांडो तो है ही, उसकी शक्ति भी मुझसे ज्यादा है और वह एक कलाकार भी है।
काला साया उससे पूछता है, ये लोकेशन स्वामी कौन है? यह मेरा एक बहुत बड़ा विचित्र दोस्त है। आदित्य फिर से बोलता है, आपको लग रहा होगा कि यह महल ठीक नहीं हो सकता है, परंतु मेरी एजेंसी वाले इतने कलाकार हैं कि वह इसके साथ साथ हैं, हमारे देश को भी बिल्कुल नया जैसा कर देंगे। लगता है कि मुझे अभी ही निकलना चाहिए। साया पूछता है, कहाँ को? अरे डिपार्टमेंट को, अपने दोस्तों को पकड़ कर लाना है, उनकी मदद से मैं यहाँ पर सब कुछ पहले जैसा कर दूंगा। इतना बोलकर वह अपने टेलीपोर्टिंग डिवाइस निकालता है और उसका एक लाल बटन दबाकर वहां से ओझल हो जाता है। तो क्या कर पाएगा लोकेशन स्वामी? उसके राज्य को पहले जैसा जानने के लिए पढ़ते रहिए न्यू पावर सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर मेरे यानी कि आपके एटीजी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। एपिसोड 30 क्या बन पाएगा एक नया शहर? फिर आदि एक बंद कमरे के अंदर पहुंचता है। वह पहुंचते ही देखता है कि जिस कमरे में वह आया था वहां एक टेलीपोर्टर सिस्टम भी था। फिर वह उस कमरे से बाहर निकलता है। फिर वहां पर उसे एक और दरवाजे दिखता है जिसको वह कोड डालकर ही खोल सकता। फिर वह अपनी एजेंसी का सीक्रेट कोड डालकर उस दरवाजे को भी खोल डालता है और वहां से भी बाहर निकल जाता है। फिर उसे दिखता है बहुत से लोग भीड़ में इधर उधर जा रहे थे, कोई कुर्सी पर बैठी थी तो कई कंप्यूटरों के सामने काम कर रहे थे। फिर वह अपने ऑफिस में जाता है और वहां पर पहुंचते ही वह देखता है जाता वह अपने ऑफिस को पहले छोड़कर गया था वह अभी भी ऐसा है, उसको किसी ने हाथ भी नहीं लगाया था। फिर वह अपनी कुर्सी में बैठते हुए कहता है, बहुत समय हो गया है, इस पर बैठे हुए बहुत आराम मिलता है, इस पर बैठकर चलो अब फोन कर ही लेता हूं। इतना बोलकर वह अपने साइड में रखे एक अपग्रेडेड मोबाइल उठाता है और उसमें लोकेशन स्वामी नाम सर्च करने लगता है। कुछ देर बाद उसे नाम मिल भी जाता है कि जैसे ही वह उसे फोन करता है 2 बेल बजती हैं। फिर एक आवाज आती है, आपने जिसको फोन किया है वह किसी और दुनिया में व्यस्त है, उसे अभी कॉल मत कीजिए। कि तभी आदि ने कहा, अबे ओ झंडू बाम, अपनी टेक्निक अपने पास ही रख, मैं बोल रहा हूं। आदि स्वामी फंस चुका था, वह कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। फिर कुछ देर बाद वह बोल पड़ता है, वह मैं थोड़ा काम पर बिजी था भाई, कैसे हो? और सब कुछ ठीक। कुछ देर ऐसे ही बात करने के बाद आदि उसे सब कुछ बता देता है, उसे क्या काम था। फिर उसकी बात सुनते हुए वह कहता है, काम थोड़ा मुश्किल है, खर्चा भी ज्यादा आएगा पर हो जाएगा, और मेरी टीम का रहना खाना पीना भी तुम ही को करना होगा। उसकी बात का जवाब देते हुए आदि ने कहा, अबे तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदार हो भाई, अब थोड़ा लालची तो बनना ही पड़ता है, गंदा है पर धंधा है। अरे मैं तंगा गया हूँ इस डायलॉग को सुनकर। अच्छा चल ठीक है भाई, ऐसे क्या तुम सच में ही मेरी मदद कर दोगे? लोकेशन बोला, मैंने ऐसे ही नहीं बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दी, तेरा ऑफिस भी तो मैंने ही बनाया है, तू मेरी बात मान, मुझे अपने साथ अभी भी ले चलना, अपनी टीम को यहाँ पर तेरे ऑफिस में लेकर आता हूँ, फिर हम लोग एक साथ ही चलते हैं। इतना बोलकर फोन रख देता है बिना आदि की एक भी बात सुने। कुछ देर बाद आदि के कमरे के दरवाजे में नोक नोक होती है। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है वह देखता है कि उसके सामने एक बहुत ज्यादा भयानक, भयंकर बिल्कुल भी नहीं बल्कि जोकर की तरह दिखने वाला एक हैंडसम सा लड़का खड़ा था। उसके चेहरे को देखकर आदि गिर गया और लेटकर हंसने लगा। उसको लेट लेट कर हंसता हुआ देख उस लड़के ने कहा, इतने दांत क्यों फाड़ रहे हो? अगर मैं कुछ फाड़ने पर आ गया तो फिर बहुत कुछ हो जाएगा। उसकी बात सुनकर आदि अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और कहता है, अबे जोकर तू अभी भी नहीं बदला, तू ऐसे कपड़े पहनना कब छोड़ेगा? उसके सामने जो इंसान था उसने भिखारियों जैसे कपड़े पहने हुए थे और कहीं नहीं बल्कि उसका दोस्त लोकेशन स्वामी था जो बिल्कुल ही विचित्र था। वह जहां भी जाता था सभी के लिए हंसी का पात्र बनता था। फिर लोकेशन उससे कहता है, वैसे तू मेरा सही नाम लिया कर, मेरा नाम स्वामी ही है, और अंदर चलो मुझे पूरी बात बता कि क्या माजरा है, कौन सी दुनिया में तेरा कौन सा देश आ गया या फिर कौन सा राज्य आ गया है और मामला क्या है? हाँ चल यार तू अंदर ही आ जा, मैं तुझे बताता हूँ, पर लेकिन तेरी टीम कहाँ है? आदि ने कहा, अरे मेरी टीम में 5 ही तो इंसान हैं और मेरे अलावा वैसे वह सभी अभी बीड़ी पीने गए हैं। क्या कहा? बीड़ी पीने गए हैं? यहाँ पर तो बीड़ी सिगरेट अलाउड नहीं है। तभी उसे एक आवाज आती है, जहां पर सबके स्वामी हो वहां पर सब कुछ अलाउड होता है। एक और आवाज आती है, जहां पर लोकेशन स्वामी हो वहां पर तो फिर चाहे स्वर्ग की क्यों ना हो गंदगी भी होती ही है, आदि ने कहा। फिर स्वामी की आवाज सुनकर आदि पीछे देखता है तो उसके पीछे कुछ लोग खड़े हुए हैं। उन्हें देखकर आदि ने कहा, पहुंच गए मावलियों के सरदार। बात यह है कि मैं जिस प्लेनेट ट्रांसफर हुआ हूं उधर पर है, मुझे एक टास्क मिला है, वहां पर एक 1000 किलोमीटर के दायरे वाली जगह है जो मतलब खंडहर पड़ी हुई है, और उस जगह पर एक पुराना राजमहल भी है जो बहुत बड़ा है पर लेकिन पूरी तरह से खंड हो चुका है और मुझे उन्हीं को ठीक करना है। आप फिर शायद मेरा मिशन पूरा हो जाए, तो क्या तुम लोग मेरी इसमें मदद करोगे? स्वामी ने कहा, हाँ यार हम तेरी मदद तो कर देंगे पर वीडियो कुछ ज़्यादा है, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। कितने टाइम में जगह ठीक करवानी है? मतलब उसमें कोई रहने आएगा? हाँ भाई रानी आएगा, मतलब उस जमीन के साथ ही लगते जो पड़ोसी राज्य हैं उन सभी के जुल्मों से वहाँ की प्रजा तंग आ चुकी है और उनको कोई अच्छी सी जगह मिलाने को भी नहीं मिलती। अगर उनको कोई जगह अच्छे से मिल जाए तो फिर यह बहुत अच्छा होगा। लोकेशन स्वामी कहता है, तो क्या हमें वहाँ पर घर भी बनाने होंगे? हाँ घर भी, बिल्डिंग भी, रास्ते भी और भी बहुत सारी चीज़ें।